हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जीआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपका एबीएफएम का जो मॉड्यूल बी है, एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने मॉड्यूल ए के 3 यूनिट्स, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यूनिट 2 प्लानिंग और यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट किया है। उसमें और 3 मॉड्यूल्स बचे हैं स्टूडेंट्स, आई नो, लेकिन अभी हम क्या सोच रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ टाइम बचा है अप्रॉक्सीमेटली। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें, जो कि जून 2023 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 10 जून से, उसके लिए ज़्यादा वेटेज वाले मॉड्यूल्स को, यूनिट्स को हम कोशिश करेंगे पहले कवर करने का, और फिर जो कम वेटेज वाले मॉड्यूल्स है वो हम कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम क्रैक होने में आपकी मदद हो। तो ये जो बाकी के 3 यूनिट्स हैं मॉड्यूल ए के, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हम बाद में धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अभी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपका मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है। इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स भी है, तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि एग्ज़ाम के पहले आपका ये दोनों मॉड्यूल्स कंप्लीट करें, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स देखिए, मॉड्यूल बी में हम एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ये मॉड्यूल बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। जो फर्स्ट मॉड्यूल था वो था बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे कोई भी बिजनेस जब आप चलाते हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है फाइनेंस, ठीक है। अगर फाइनेंस नहीं रहेगा तो आप बिज़नेस स्टार्ट कैसे करोगे, है ना। तो इसीलिए ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें आपको टोटल 6 यूनिट्स हैं, 7 से लेकर 12 यूनिट तक रहेगा। यूनिट 7 है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। यूनिट 8 है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस। यूनिट 9 है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यूनिट 10 है कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। देन 11th यूनिट है रिस्क एंड अनसर्टनिटी वाला, एंड 12th है डिसीजन मेकिंग। तो आज हम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूनिट करने के बाद बेसिकली आपके दिमाग में जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, जो कि आगे के मॉड्यूल्स, आगे के यूनिट्स में आपको सम सॉल्व करने हैं, वो क्लियर रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो ये यूनिट का नाम है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस विच इंक्लूड इंटर अलिया, इक्विटी कैपिटल, इंटरनल एक्रूअल्स, प्रेफरेंस कैपिटल, टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है, एंड अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में पता चलेगी जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन। ऑल बिजनेसेस नीड फाइनेंस। बेसिकली फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस एंड ऑल्सो फॉर रनिंग देम सब्सिक्वेंटली। द फाइनेंस टू स्टार्ट बिजनेस इज जनरली प्रोवाइडेड बाय पर्सन हु मूड आइडियाज ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली जो इंसान बिजनेस की आइडिया लाता है, जनरली उसी को बिज़नेस स्टार्ट करना रहता है और उसके लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो कभी कभी वो खुद के पास जो भी पैसा है वो इन्वेस्ट करता है, या कभी उसको बाहर से भी पैसा अरेंज करना पड़ता है। दीज पर्सनस आर नोन एज ओनर्स और प्रमोटर्स, मतलब जिसकी बिज़नेस की आइडिया और जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया। सिंस द ओनर्स आर गोइंग टू स्टे विद द प्रोजेक्ट, देयर फाइनेंस इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो जो बिज़नेस के ओनर्स हैं, मतलब जिन्होंने एक्चुअल बिज़नेस चालू किया है, उनका जो भी प्रोजेक्ट में पैसा लगेगा, जो भी उनका फाइनेंस लगेगा, उसे कहेंगे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस। However, if the project is too big and the promoters do not have enough money, normally long term borrowing is preferred। लेकिन क्या होता है, कभी कभी प्रोजेक्ट, देखिए बिजनेस कभी भी छोटा नहीं होता। कई बार जो बिज़नेस स्टार्ट करना रहता है वो बड़ा रहता है, और उसके लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत है वो भी बहुत बड़ी रहती है। वो केस में क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स है, जो ओनर्स है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उनको क्या करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को वो प्रेफर करते हैं। सिंस एट टाइम्स प्रोसेसिंग ऑफ टर्म लोन्स टेक्स टाइम्स, promoters also go for bridge finance, which is temporary funding to fill the time gap between fund requirement and actual release by the long term lenders। देखिए क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग का केस आता है ना स्टूडेंट्स, तब जो लोन का प्रोसेसिंग का टाइम होता है और लोन सैंक्शन होने का जब बड़ी अमाउंट रहती है तो उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन जो बिज़नेस के ओनर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता टू वेट फॉर द अमाउंट टू बी डिसबर्स्ड। तो क्या वो केस में वो क्या करते हैं, वो केस में वो टेम्पररी फंडिंग कहीं से लाने के लिए उसे
ब्रिज फाइनेंस को यूज़ करते हैं। अभी ये ब्रिज फाइनेंस क्या है समझते हैं। बेसिकली इतना समझिए कि ब्रिज फाइनेंस से जो टाइम गैप है ना, कौन से टाइम गैप, आपने बिज़नेस चालू किया और जब आपको बैंक से लोन, लॉन्ग टर्म वाला जो बिग अमाउंट ऑफ लोन है वो मिला, उनके बीच वाली जो गैप है ना, वो ये ब्रिज फाइनेंस फिल करता है। मतलब वो कहीं किसी और पर्सन से, जो भी इन्वेस्टर है, उससे उठा लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग शेयर्स अगर वो अलाउ करते हैं कि शेयर्स परचेस करने के लिए लोगों को, तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम आगे देखेंगे कि कौन से तरीके से ब्रिज फाइनेंस लिया जा सकता है। लेकिन वो टेम्पररी फंडिंग होता है। उससे क्या होता है, जब तक बैंक से लॉन्ग टर्म वाला लोन आता नहीं, तब तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तब तक वो एक गैप फिल करता है। टर्म फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो टर्म फाइनेंस किससे, कौन प्रोवाइड करता है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। There is a norm called debt equity ratio, which means how much ideally promoter should contribute as equity and how much they should borrow for long term. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। डेट इक्विटी रेशो क्या है। देखिए जो प्रमोटर्स है या जो बिज़नेस के ओनर्स है, जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, या जिनका एक्चुअली शेयर है बिज़नेस में, ठीक है, बहुत बड़ा शेयर है, तो उनका खुद का कंट्रीब्यूशन बिज़नेस में कितना होना चाहिए, उसे कहते हैं इक्विटी। और उनको कितना अमाउंट जो कि बिज़नेस के लिए कैपिटल लगेगा, वो उनको बोरो करना चाहिए, चाहे वो बैंक हो या चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, फॉर लॉन्ग टर्म। इसका रेशो जो होता है उसी को कहते हैं डेट इक्विटी रेशो, ठीक है। तो व्हाट इज़ डेट इक्विटी रेशो, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए इक्विटी टू the how much amount of money they should borrow for long term, ठीक है। This depends upon the various factors, but general and safe norm is if equity is ₹100, one can safely borrow up to 200। तो एक सेफ नॉर्म में अगर देखा जाए तो सपोज किसी प्रमोटर की इक्विटी ₹100 है, विच इज़ इट इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इतनी कम नहीं हो सकती, लेकिन अगर किसी की इक्विटी ₹100 है तो वो ₹200 तक बोरो कर सकता है, ठीक है। द एंटायर रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स विल डिपेंड ऑन द साइज एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो बिज़नेस है, उसकी साइज़ क्या है और उसको कितने कैपिटल की ज़रूरत है, उसी पर डिपेंड करता है कि कितना लॉन्ग टर्म फंड आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा, ग्रांट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और आपकी कंपनी की साइज़ सपोज 50 लाख तक का ही उसका लिमिट और आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी लोन देगा, लॉन्ग टर्म लोन, वो सब ये चेक करेगा कि साइज़ और कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट की क्या है। नेक्स्ट, फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग बिजनेस इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल एंड इज बेस्ड ऑन द गैप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। तो बेसिकली जो बिज़नेस चालू करने के लिए या बिज़नेस चालू रखने के लिए जो भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है ना स्टूडेंट, उसे क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इट इज़ द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग बिजनेस। बिजनेस चालू रखने के लिए कितना कैपिटल लगता है और ये किस चीज़ पे बेस रहता है वर्किंग कैपिटल, इट इज़ अ गैप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। तो करंट असेट्स कितने हैं अपने कंपनी के, अपने बिजनेस के, और करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, इनके बीच की जो गैप है उसी पे डिपेंड करता है कि कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा आपका बिजनेस चालू रखने के लिए, ठीक है। करंट असेट्स आर दोज विच आर क्रिएटेड एंड एक्सटिंग्विश्ड इन एन ऑपरेशनल साइकिल, ठीक है। तो एसेट्स क्या होते हैं, जो कि क्रिएट करते हैं और वो ऑपरेशनल साइकिल्स में उसका यूसेज होता है। एन ऑपरेशनल साइकिल इज़ द टाइम और पीरियड इन विच कैश आफ्टर गोइंग थ्रू वेरियस फॉर्म्स इज़ कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया है, व्हाट इज़ ऑपरेशनल साइकिल। एक टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में कैश को आप अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ करके फिर से उसे कैश के फॉर्म में ही बाहर निकालते हो। मतलब आप बेसिकली पैसे इन्वेस्ट करते हो, उससे पूरा बिजनेस रन होता है, वर्किंग चलता है, और फिर उससे आउटकम जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो भी कैश ही होता है, वो भी पैसे के फॉर्म में ही होता है। ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विथ कैश यू बाय रॉ मटेरियल्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स through work in process, and later when finished goods are sold they are converted back into debtors or receivables, and upon realization or collection, debt collection, the cash come back into a business। तो मतलब क्या है, आपने पैसे दिए, कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदा, फिर उससे कुछ गुड्स बनाए, उस पर प्रोसेस किए, फिर वो गुड्स बेचे, फिर उसके बाद में जो भी आपके डेटर्स या रिसीवेबल्स जो भी है जिन पैसे का जो लेन देन था
बिजनेस में उनको पैसे दे दिए और वो सब करने के बाद जो भी पैसे बचते हैं, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट रहता है वो फिर से आपको रिटर्न में क्या मिलता है, कैश के फॉर्म में ही मिलता है। इसी को कहते हैं ऑपरेशनल साइकिल। क्लियरली you need funds for all these activities and functions before you realize profits. Like in any business, and depending on the credit worthiness of the business entity and the established norms, credit is generally available for procuring goods. तो बेसिकली ये सब चीज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए लगता है स्टूडेंट्स, फंड्स, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, ये सब प्रोसेसेस के लिए फंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। Therefore, to that extent, fewer funds are required. The gap between these assets and the state liabilities is working capital gap, which can be financed by bank. However, the banker will always insist the borrower to provide his contribution to the gap. देखिए, जब आप बैंक के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दे दो या वर्किंग कैपिटल के लिए टेम्पररी फंडिंग दे दो, तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक अपना पूरा 100% नहीं देगा जितनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बैंक बोलेगा कि पहले आप अपने साइड से कुछ पैसे इन्वेस्ट करो फिर हम देंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये एक्चुअली आपको बिजनेस के केस में बोल रहा है, लेकिन मैं एग्जांपल आपको हमारे रियल लाइफ में दे रही हूँ। देखिए, जब हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, ठीक है, सपोज हम होम लोन लेने जाते हैं, तो बैंक अपने को क्या बोलता है, सपोज अपने को 50 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, आपने सपोज प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी वैल्यू है 50 लाख। आप बैंक के पास गए, बैंक को बोला हमें 50 लाख का लोन दो, क्या बैंक लोन देगा? नहीं। बैंक क्या बोलेगा, आप पहले खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन दे दो, ठीक है। तो वो आपकी जो भी अर्निंग है उस पर आपकी लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करेगा, ठीक है, और आपको वो क्या बोलेगा हम इतना ही लोन दे सकते हैं, और आपको भी जो भी आपकी रूम की या फ्लैट की कॉस्ट रहेगी उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा आपका खुद का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और बाकी का परसेंटेज जितना भी है एलिजिबिलिटी आपका वो आपको बैंक से मिलेगा। तो ये क्या है कि आपको हमेशा जो गैप है भरने के लिए पहले बोरोअर को खुद का भी कुछ कंट्रीब्यूशन बिजनेस में भी लेना पड़ता है। ये बिजनेस लोन के केस में भी होता है। द क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड गैप। तो ये जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है ना स्टूडेंट्स, ये इसकी जो क्वांटम है, मतलब क्या है, इसकी जो क्वांटिटी है वो टाइम के हिसाब से अलग अलग बिजनेसेस के टाइम पे अलग अलग लेवल्स में वेरी करती है, डिफरेंट रहती है, सबके लिए सेम नहीं रहती। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज एंड मिनिमाइज द गैप, ठीक है। Financial strategies are those permutation and combinations which a business adopts or avails to satisfy its fund requirements, whether these are long term or short term, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ क्या होती है कि अलग अलग स्ट्रेटजीज़ जहाँ से हम बिज़नेस के लिए फंडिंग लेके आ सकते हैं, ठीक है, फंडिंग ला सकते हैं, फंड जो भले ही वो लॉन्ग टर्म फंडिंग हो या शॉर्ट टर्म फंडिंग हो, ठीक है। Strategies are so worked out as to maximize advantage and minimize cost of funds. तो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाती है ताकि आप मैक्सिमम एडवांटेज ले सको जो भी आपका बोरोइंग है या जो भी पैसा प्रमोटर्स ने इन्वेस्ट किया है, और जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी जिसको एक्चुअली बिजनेस ऑपरेशनलाइज करने के लिए लगती है, उसकी कॉस्ट मिनिमाइज करे। इसी को कहते हैं बेसिकली स्ट्रेटेजी यूज़ करना बिजनेस की। A clean finance is costly is because the lender who has no assets to fall upon in case of default and runs higher risk which he would covered by charging higher rate of interest, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, देखिए, एक तो है हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए जो पैसे लगते हैं बैंक से वो आने के लिए टाइम लगता है। तब तक बैंक क्या बोलता है कि आप अपना खुद का कंट्रीब्यूशन दो, तो वो खुद का कंट्रीब्यूशन या कहीं से और से आप पैसे अरेंज करो, इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल अरेंज करो, जब तक बैंक से लॉन्ग टर्म जो बड़ा अमाउंट है वो प्रोसेस नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, जो बीच में हम फंडिंग अरेंज करते हैं उसे कहते हैं ब्रिज फाइनेंस। तो वो केस में कभी कभी क्या होता है, क्लीन फाइनेंस भी अरेंज करने की कोशिश होती है। अभी समझिए क्लीन फाइनेंस टर्म क्या है, ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, क्लीन फाइनेंस क्या होता है कि जिसमें रिस्क हायर है, लेकिन उसमें आपको बेसिकली कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने, कुछ भी बोलते हैं ना, मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि क्लीन फाइनेंस इज कॉस्टली बिकॉज लेंडर हैज़ नो असेट्स टू फॉल अपॉन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर जो पर्सन खरीद रहा है, मतलब जो पर्सन बोरो कर रहा है, वो कोई भी असेट्स नहीं रख रहा है, ठीक है, ताकि अगर वो उसका डिफ़ॉल्ट हुआ तो वो असेट्स खुद के पास रहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए वो हायर रिस्क पे उनसे पैसा उठाएगा, तो वो थोड़ा
क्या करेगा, जो लेंडर है जो कि क्लीन फाइनेंस दे रहा है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा। ओके क्योंकि जो लेंडर है उसके पास बोरोअर ने कुछ भी मॉर्गेज रखा नहीं है, कुछ भी असेट रखा नहीं है कि अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया तो वो उसका कब्जा कर सकता है वो असेट का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए लेंडर क्या करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हाई रिस्क पे बोरोअर को वो पैसे दे देता है, उसी को कहते हैं क्लीन फाइनेंस। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। इक्विटी इज़ अ क्लीन फाइनेंस एंड ऑल्दो इट अपीयर्स टू बी चीप, the cost of servicing is very high because equity shareholders will expect good returns over the years in the form of dividend which is always distributed after company pays its taxes। देखिए, तो इक्विटी एक तरीके का क्लीन फाइनेंस होता है और इक्विटी दिखने में आपको सस्ता लगता है लेकिन उसका सर्विसिंग बहुत ही हाई होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है, मतलब जो प्रॉफिट पे करना पड़ता है ना कंपनी को, वो जब कंपनी अपने जितने भी बिजनेस का, एक सपोज 1 ईयर का बिजनेस हुआ, उसके बाद उसने जितने भी टैक्सेस पे किए, तो टैक्सेस पे करने के बाद उसके पास जो भी प्रॉफिट का अमाउंट बचता है उसी में से उसको जो डिविडेंड होता है, जो प्रॉफिट का इक्वल हिस्सा है, वो जो फॉर्म में उन्होंने जितने रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उनको देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसका मतलब क्या है कि देखिए, इक्विटी मतलब जैसे कि आप इक्विटी फाइनेंस में, इक्विटी शेयर में कभी अगर आप पैसे डालते हो तो क्या आप कुछ असेट डाल रहे हो? नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं अगर कल जाके वो पैसा आपको वापस नहीं मिला, ठीक है, वो शेयर डूब गया, तो क्या आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप एक रिस्क में पैसे डाल रहे हो। ठीक है, आप शेयर में क्या कर रहे हो, रिस्क वाले, क्योंकि उस टाइम पे आपको वो शेयर का क्या मिलेगा, मतलब एक वर्चुअल हिस्सा मिलेगा। आप पैसे तो इन्वेस्ट कर रहे हो हाई रिस्क में, लेकिन उतना ही रिस्क है वो पैसे कम होने की, वो पैसे डूबने की नहीं, लेकिन शेयर ऊपर नीचे जाने की रिस्क है। लेकिन जब वो जिस शेयर में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जब वो कंपनी का प्रॉफिट होगा, जब वो शेयर ऊपर जाएगा, तो जैसे ही उनके टैक्स डिडक्ट करके कंपनी के जो भी गवर्नमेंट टैक्स है उसके बाद में जितना भी प्रॉफिट होता है तो वो आपको इक्वल अमाउंट में वो इक्विटी वाला पे भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए इक्विटी हाई रिस्क वाला भी है लेकिन कभी कभी वो हाई अर्निंग वाला भी है, क्योंकि उनको इक्वल फॉर्म में डिविडेंड देना पड़ता है। यही उनको यहाँ पे कहना है कि व्हाट इज़ इक्विटी। ठीक है, तो दे ऑल्सो एक्सपेक्ट इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एंड द अदर एग्जाम्पल ऑफ क्लीन फाइनेंस आर प्रेफरेंस शेयर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स द इशू ऑफ विच इज़ फेयरली रेगुलेटेड। तो और दूसरे कौन से एग्जाम्पल्स है क्लीन फाइनेंस के स्टूडेंट्स? प्रेफरेंस शेयर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। Other kinds of clean finance are rare in the current business scenario. The other sources of finance are borrowing for the long term as well as short term purposes by offering security such as fixed and current assets. ठीक है, तो और देखिए, ये तो क्या हुए क्लीन फाइनेंस के एग्जाम्पल्स कि जब तक आपको बैंक से लॉन्ग टर्म लोन नहीं मिलता आप कहीं से पैसा अरेंज करो ताकि आप बिजनेस चालू कर सको। ठीक है, आप अपनी वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस ले सको। तो और कौन से ऐसे सोर्सेस है जहाँ से आप ये जो ब्रिज कैपिटल है ये अरेंज कर सकते हो? देखिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, बाय ऑफरिंग सिक्योरिटी सच एज फिक्स एंड करंट असेट। आप अपने फिक्स और करंट असेट्स को एज अ सिक्योरिटी रख के भी लोन ले सकते हो, बोरो कर सकते हो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट अ कॉर्पोरेट पे डिपेंड ऑन द हाउ स्ट्रॉन्ग इट्स बैलेंस शीट, performance, profitability, track record of past servicing and repayment, and last but not the least, rating of the business gets from the reputed and approval credit rating agencies। देखिए, मतलब क्या है कि जो कॉर्पोरेट है वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा मतलब कॉर्पोरेट मतलब जो भी बिजनेस करने वाला इंसान जिसने अमाउंट खरीदा है, ठीक है, अपने फिक्स या करंट असेट्स के ऊपर, तो वो क्या कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो डिपेंड करता है कि वो बिज़नेस की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, वो बिज़नेस का परफॉर्मेंस कितना स्ट्रांग है, वो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पास्ट सर्विसिंग क्या है, रीपेमेंट, अगर उसका जो आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं ना उसका रीपेमेंट क्या, अगर क्या उसने पास में कुछ लोन लिए हैं, उसने कुछ उसका ठीक से टाइम पे रीपेमेंट किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रहती है जो अलग अलग बिजनेसेस को, ठीक है, अलग अलग कंपनीज़ को रेटिंग देती है, उसकी रेटिंग में वो बिज़नेस की, वो जिसने लोन लिया है उसकी क्या रेटिंग है।
इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि ये बिज़नेस जिसने खरीद कुछ अमाउंट बोरो किया है वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। इसीलिए आजकल बहुत सारी बड़ी कंपनियां जो कि लार्ज कैपिटल उठा रहे लार्ज बोरोइंग कर रहे हैं, वो रेगुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के एक्सरसाइज करती है टू गेट बेस्ट डील्स। क्यों? क्योंकि अगर उनको बेस्ट रेटिंग मिली तो उनको जो बोरोइंग जब वो करेंगे तो उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग मिलेगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। अभी देखते हैं इक्विटी कैपिटल क्या होता है। इक्विटी कैपिटल जनरली मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस विच इज़ ओन बाय द प्रमोटर। तो बेसिकली कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी प्रमोटर है उसने कितना अमाउंट बिजनेस को चालू करने के लिए, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए इन्वेस्ट किया है। इन अकाउंटिंग टर्म इट मीन्स द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर सेलिंग ऑल द असेट्स and the paying of all the liabilities. It also represents the money the owner brought in the time of setting up the business and profits he earned but did not take away over a period of time. तो बेसिकली कैपिटल क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स अकाउंटिंग के केस में, कि अगर कोई भी बिजनेस के सभी असेट्स आप बेच दो, सभी लाइबिलिटीज़ को पे कर दो, उसके बाद में ओनर के पास मतलब जो भी बचता है, जैसे कि बिज़नेस सेट करने के लिए ओनर ने कितना पैसा लगाया, फिर ये सब प्रॉफिट्स देने के बाद मतलब बाकी लोगों को डिवाइड करने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है जो कि उसने बहुत टाइम से नहीं निकाला है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं कैपिटल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज द बिजनेस डेवलप वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटीज इवॉल्व विद अराइवल ऑफ कॉरपोरेट्स। A corporate has hordes of investors who come from various walks of life and who may neither know one another or may not be related to each other. तो बेसिकली जब बिज़नेस जैसे जैसे डेवलप होता गया तो अलग अलग लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आगे आए और किसी एक को पता नहीं है कि और कितने इन्वेस्टर्स इसमें है जो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी, ठीक है, सो दैट वो बिज़नेस भी ग्रो होता है और उनका भी पैसा बढ़ता है। It was at the time of arrival of corporates that term equity got coined. Equity means a quality of being fair or impartial, something that is fair and just. मतलब क्या है? देखिए इक्विटी का मतलब ही समझिए, जब कॉरपोरेट्स का टाइम आया ना, जब कॉरपोरेट्स आए तभी इक्विटी का टर्म कॉइंड हुआ। तो बेसिकली ये क्या है, इसमें सभी लोग जिन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उनको इम्पार्शियल वे में या फेयर वे में इन द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट इन्वेस्टेड उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, उनका उसमें जो रेशो में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उतना ही रेशो में उनका शेयर वो कंपनी में या वो बिज़नेस में रहेगा। इसी को कहते हैं इक्विटी। ओके, तो इक्विटी कैपिटल हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। तो आपको इक्विटी कैपिटल क्या है ये समझना ज़रूरी है। ओके, कैपिटल मतलब जो भी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं जब बिज़नेस स्टार्ट करना था और बिज़नेस जिसे स्टार्ट हुआ, और इक्विटी मतलब जिन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतने रेशो में उनका उसमें शेयर होना। एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी कैपिटल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। ईच यूनिट हैज़ द सेम वैल्यू कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। तो जो इक्विटी कैपिटल के जो शेयर्स रहते हैं वो हर एक शेयर की वैल्यू, हर एक यूनिट की वैल्यू सेम ही रहेगी, कभी एक की ज़्यादा एक की कम नहीं रहेगी, जिसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। इक्विटी होल्डर हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग राइट्स, द राइट टू इनकम डिविडेंड एंड द राइट टू रिटेनिंग सरप्लस असेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। ओके, तो जो इक्विटी होल्डर है उनके पास दो फाइनेंशियल राइट्स रहते हैं। एक तो उनको जो इनकम मतलब जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके फॉर्म में उनको डिविडेंड मिलना चाहिए, उसके फॉर्म में उनको उतना ही रेशो में प्रॉफिट मिलना चाहिए। एंड द राइट टू रिटेन सरप्लस असेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन, मतलब अगर उनको पैसे लिक्विडेट करने हैं तो ज़रूरी नहीं वो पूरे के पूरे निकाले, चाहे वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट एसेट है वो सेम ही रखे, रिटेन करें। एडिशनली दे ऑल्सो हैव वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स, ठीक है, तो उनको कुछ कुछ वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं व्हेनेवर सो रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट एक्ट, दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर उनको कोई कोई केस में वोटिंग राइट्स भी दिए हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इक्विटी होल्डर के दो फाइनेंशियल राइट्स, ठीक है, कौन से हैं, राइट टू इनकम एंड राइट टू रिटेनिंग सरप्लस असेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। नेक्स्ट है एनीवन कैन बाय एंड सब्सक्राइब टू एनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स subject to the terms and conditions prescribed in article of association of company।
तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी इक्विटी शेयर्स बाय कर सकता है और कितने भी नंबर के बाय कर सकता है। ये कौन से एक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार होगा, कौन से एक्ट के अंडर होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, तो AOA में ये दिया है। फिर नेक्स्ट है ऑल सब्सक्राइबर्स टू इक्विटी शेयर्स आर गवर्न बाय कॉमन डॉक्यूमेंट नोन एज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जितने भी सब्सक्राइबर्स है इक्विटी शेयर्स के, उनको गवर्न कौन से एक्ट के अंडर होता है, 2 एक्ट के अंडर। या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जब आपने GIB का LRA सब्जेक्ट पढ़ा था। डोंट वरी स्टूडेंट्स, ये अभी भी आपका जो CIB में एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट दिया आपको BRBL, उसमें ये कवर करेंगे हम, ये टॉपिक है ही उसमें। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो सब्सक्राइबर है इक्विटी शेयर्स के, उनको गवर्न कौन से एक्ट के अंडर होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, all subsequent transferees of such shares have to abide by above document. The equity shareholder can exit at the will, कभी भी वो exit कर सकते हैं जब भी उनका मन चाहे। If the company is listed on the stock exchange, the liquidity of equity shares increases since the holder can sell to anyone through the exchange. Okay? अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है जिसमें आपने इक्विटी शेयर खरीदा है, तो जैसे जैसे इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे जिसका इन्वेस्टमेंट है उसका भी बढ़ेगा, प्रॉफिट उसका भी, उसमें शेयर बढ़ेगा और वो जब चाहे उसको सेल कर सकता है किसी और को थ्रू एक्सचेंज। तो वही शेयर मार्केट में एक्सचेंज के अंडर वो वही शेयर किसी और को सेल कर सकता है और उसे लिक्विडेट कर सकता है। इक्विटी शेयर कैन बी प्राइस्ड बाय इशूअर एट द नॉमिनल वैल्यू और प्रिस्क्राइब और प्रीमियम डिस्काउंट। तो जब बिजनेस वाले, जिनका भी बिजनेस है, जब वो इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं तो उनको कंपलसरी वो नॉमिनल वैल्यू पे या मिनिमम प्रीमियम डिस्काउंटेड वैल्यू पे ही इशू करने हैं ताकि लोग उनको खरीद पाए। ऑल्सो सब्जेक्ट टू एक्सटेंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस, इक्विटी कैपिटल कैन बी एनहांस, रिड्यूस, सबडिवाइडेड, बॉट बैक एंड इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इक्विटी कैपिटल आप बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया पैसा तो उतना ही रहेगा लाइफ टाइम, नहीं। आप अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो अलग अलग शेयर्स में, उसको रिटर्न सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और ये जो सब आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर कैन ऑल्सो प्लेज एंड बोरो अगेंस्ट शेयर्स बिकॉज एन इक्विटी शेयर इज़ अ मार्केटेबल एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसे सपोज कुछ लोन की ज़रूरत पड़ी और उसके पास कुछ शेयर्स है, ठीक है, तो वो अपने शेयर्स गिरवी रख के उसको एज अ असेट के फॉर्म में रख के उस पर भी वो लोन ले सकता है क्योंकि वो मार्केटेबल है, वैल्यूएबल है, उसके शेयर जो भी इक्विटी शेयर उसके पास है, तो कल अगर उसने वो लोन रीपे नहीं किया तो वही शेयर्स को बेच के बैंक अपना अमाउंट रिकवर कर लेगा। सम अदर टर्म्स रिलेटेड टू इक्विटी कैपिटल आर, ओके। तो बेसिकली स्टूडेंट ये था इक्विटी कैपिटल का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझा, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, लेकिन ये बहुत इजी है, इसमें डाउट आने की कोई भी ऐसा चांस नहीं है। अगर आपका एक बार ये बेस क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, तो आगे जो सम्स हम करेंगे उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं और क्या क्या टर्म्स है जो कि इक्विटी कैपिटल से रिलेटेड है, जिनके बेसिस पे आपको एग्जाम में डेफिनेशन के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू विच कैन बी इन एनी इंस्टॉलमेंट्स और बोर्ड डिसाइड्स। तो ऑथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स, जितना एक मैक्सिमम अमाउंट जो कि कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है, ऑथोराइज टू इशू विच कैन बी इन एनी इंस्टॉलमेंट्स एज द बोर्ड डिसाइड्स, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना कंपनी ऑथोराइज कर सकती है इशू करने के लिए ताकि लोग उसको खरीदे, ठीक है, तो उसी को कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टर्म है इशूड शेयर कैपिटल, द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज़ इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। देखिए पहले वाला क्या था स्टूडेंट्स, ऑथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, तो मतलब मैक्सिमम कितने अमाउंट तक कंपनी दे सकती है, इशू कर सकती है, उसे कहते हैं ऑथोराइज या नॉमिनल कैपिटल, और कितना अमाउंट वो कंपनी ने एक्चुअली इशू किया है फॉर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, उसको कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ इशूड शेयर कैपिटल दैट इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड अप्लाइड एंड अलॉटेड बाय द कंपनी, ठीक है। तो वो जो इशू किया था शेयर कैपिटल उसमें से एक्चुअली पब्लिक ने कितना अमाउंट
इशू किया है, ठीक है, कितना अमाउंट लोगों ने खरीदा है, इसको कहते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसमें नॉन अदर देन कैश वाले भी कंसिडरेशंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल दैट द कंपनी इज कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, द कॉल कैन बी वन और मोर सब्जेक्ट टू द एक्सटर्नल नीड ऑफ फंड्स। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, ठीक है, अपना कैपिटल इशू करती है, लोग उसका सब्सक्राइब कर लेते हैं। लेकिन जब कभी कंपनी को फंड्स की ज़रूरत पड़े तो कंपनी क्या करती है, वो फंड्स को वापस लेने के लिए उसे वापस कॉल करते हैं, तो उसी को कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। तो जब कंपनी ने अपने शेयर्स एक्सचेंज किए जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ, तो उनसे एक्चुअल में कितना अमाउंट वो शेयर्स के बदले में वो कंपनी को मिला, कितना पेड किया गया, उसी को कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है कॉल इन एरियर्स आर अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप और सब्सक्राइब कैपिटल विच द कंपनी कैन फॉलो अप एंड राइटफुली कलेक्ट व्हेन शेयर होल्डर्स फेल टू पे द फुल अमाउंट और पार्ट अमाउंट। इसका मतलब क्या है, जब कभी भी शेयर होल्डर्स कोई लोन लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी शेयर्स को गिरवी रख के अमाउंट लेते हैं और अगर वो अमाउंट को पे करने के लिए फेल होते हैं, तो वो केस में क्या होता है, उनका जो भी शेयर ऑलरेडी कंपनी के पास है, तो वो केस में वो शेयर उनका ले लेते हैं, उसी को कहते हैं कॉल्ड इन एरियर्स। नेक्स्ट है अनपेड शेयर कैपिटल। इज द नेम सजेस्ट द अमाउंट फाइनली डिटरमाइन एज अनपेड फॉर विच मैनेजमेंट कैन टेक सुटेबल डिसीजन। ये भी सिमिलर ही है कि अगर उन्होंने अमाउंट पे नहीं किया जितना भी शेयर के लिए जो सब्सक्राइबर्स है उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो जो अनपेड है वो मैनेजमेंट सूटेबल डिसीजन से वापस ले लेगा, तो उसी को कहते हैं अनपेड शेयर कैपिटल। फिर फोरफिटेड शेयर्स आर द पार्ट दैट द सब्सक्राइबर कैपिटल विच इज़ नॉट फुल्ली पेड एज रिक्वायर्ड and as a final resort a company forfeits the amount so that it can reissued as the board decides subject to the regulations, ठीक है। मतलब ऐसा सब्सक्राइब कैपिटल जिसकी अमाउंट जो भी शेयर होल्डर है उसने पे नहीं की, उसने सिर्फ शेयर्स लेके रखे, लेकिन उसने वो शेयर्स के अगेंस्ट जो भी अमाउंट कंपनी को देनी है वो दी ही नहीं पूरी अमाउंट, तो वो केस में फाइनल रिसोर्ट में, लास्ट रिसोर्ट में कंपनी क्या करती है कि वो जो जितनी भी अमाउंट उसने पे की है वो उसको पहले तो अपने पास ले लेगी और वो शेयर्स जो भी उसने खरीदे थे उसको न्यूट्रल करके उसको फिर से रीइशू कर देगा ताकि जो नए लोग हैं वो उसे खरीदे। लेकिन ये सब बोर्ड के डिसीजन से, मैनेजमेंट के डिसीजन से ही होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे स्टूडेंट इक्विटी कैपिटल के, ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये सभी टर्म्स आपको समझने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये किसी का भी डेफिनेशन अगर आपको पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, और आगे जब हम सम्स सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी देखते हैं वाई इक्विटी कैपिटल एंड नॉट लॉन्ग टर्म लोन्स। जो कंपनीज़ है वो इक्विटी कैपिटल को क्यों प्रेफरेंस इतना दे रहे, क्यों वो लॉन्ग टर्म लोन्स को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वही देखेंगे, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा है, जो भी लेस रिलीवेंट थियरी है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी समझा है वो मैं फिर से रीड नहीं करूँगी क्योंकि अपना टाइम भी वेस्ट हो रहा है और हमें सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसीजंस है जिसकी वजह से इक्विटी कैपिटल को प्रेफरेंस मिलता है। Although there is a expectation, equity holders are not required to be paid compulsorily any reward or interest or compensation। देखिए, जब कंपनी पैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग करती है, लॉन्ग टर्म लोन लेती है, तो उनको डेफिनेटली इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ता होगा ना बैंक्स को। लेकिन अगर वो इक्विटी रेस करती है, वो अगर अपने शेयर मार्केट में शेयर्स रेस करती है कि इतना % आप अपना हिस्सा इसमें दे दो, तो जो लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे उनको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, इंटरेस्ट देने की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया। जब वो शेयर ऊपर जाएगा तभी उनको पैसा मिलेगा। ओके, देन अनलाइक लोन्स देयर इज़ नो रीपेमेंट इन्वॉल्व। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप वो पैसे का रीपेमेंट करो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, दे आर गोइंग टू हैव अ शेयर इन योर कंपनी। मतलब रीपेमेंट का कुछ ऐसा पीरियड नहीं है, वो जब चाहे निकाल सकते, जब चाहे रख सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी रीपेमेंट करना ज़रूरी नहीं है। इट प्रोवाइड्स द रिस्क कैपिटल विच अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू सोर्स। तो ये एक तरीके की रिस्क कैपिटल देता है। मतलब क्या है कि आपके कंपनी को कुछ भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास अपने असेट्स गिरवी रखने नहीं पड़ते, कुछ मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता, ठीक है। आप सिर्फ उनके पास शेयर्स इशू करके
पैसे ले सकते हो। तो हाई रिस्क कैपिटल है, इट गिव्स अ होल्डर अ सेंस ऑफ ओनरशिप। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको एक तरीके का ऐसा लगेगा कि हमारा इतना परसेंट हिस्सा ही है, इससे हम इतना परसेंट के हिस्से के ओनर है। हायर अमाउंट ऑफ इक्विटी प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस टू लेंडर्स। तो जो लेंडर्स है वो जितने ज़्यादा अपने पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उनको ज़्यादा सेफ लगता है, कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये उनका ओनरशिप, और ये एक तरीके का ओनरशिप ही होता है ना। अगर कोई इंसान सपोज कंपनी के टोटल अमाउंट के 1% उसमें इन्वेस्ट करता है अपना पैसा, तो 1% उसको उसका हिस्सा हो गया ना, ओनरशिप हो गया, इक्विटी हो गया। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं क्या है। दो देर इज़ नो कंपल्सरी कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग टू इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट हाई रिटर्न। वो एक्सपेक्ट हाई करेंगे क्योंकि उनका डायरेक्ट पैसा इन्वेस्टर और उनको कुछ इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी जनरली हायर कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग अदर सिक्योरिटीज़। क्योंकि क्या होता है, जब आप इक्विटी आपको रेज करनी है तो आपको बेसिकली जो जनरल पब्लिक है उसमें आपका शेयर आपको एक तरीके से एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ब्रोकर्स को कमीशन देना पड़े, एडवर्टाइजमेंट करना पड़े, प्रिंटिंग, ब्रोकरेज, ये सभी चीज़ों में टाइम जाता है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ ऐसे कोई कंपनी को, बिजनेस को इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए वो इन्वाइट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है द रियल कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द इक्विटी कैपिटल कैन बी एक्चुअली टर्न आउट टू बी हायर देन डेट बिकॉज डिविडेंड टू बी पेड टू इक्विटी होल्डर्स इज़ आउट ऑफ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट। देखिए जो इक्विटी होल्डर्स है ना, उनको जब कंपनी के प्रॉफिट होते हैं तो उनको जो उनका डिविडेंड दिया जाता है, जो प्रॉफिट दिया जाता है, वो टैक्स प्रॉफिट्स के अंडर नहीं आता। वो जो आपको टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं ना उसके अंडर नहीं कैलकुलेट होता। इन अदर वर्ड्स द डिविडेंड पेमेंट इज़ नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंस। जो डिविडेंड पेमेंट है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन द लोन्स इज़ डिडक्टेबल एक्सपेंस। जब कंपनी बैंक से लोन लेती है, ठीक है, तो जब वो उसका इंटरेस्ट भरती है तो वो जब उनको टैक्स लगेगा तो उसके केस में वो इंटरेस्ट डिडक्टेबल है। लेकिन जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड देती है तो वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। तो ऐसे कई सारे डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स व्हाट इज़ इक्विटी कैपिटल एंड व्हाई इट इज़ प्रिफर्ड। अभी देखते हैं जल्दी से इंटरनल एक्रूअल्स क्या होता है। एज अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस नो कंपनी कैन और वुड लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर अर्निंग आफ्टर टैक्स टू द शेयर होल्डर। ज़रूरी नहीं कि कोई भी कंपनी को, ऑब्वियसली जो कंपनी के ओनर्स है जिन्होंने एक्चुअली कंपनी स्टार्ट की है वो कभी भी नहीं सोचेंगे कि जो भी टैक्स देने के बाद बचा हुआ सब प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांट दो, नहीं। देर आर ऑल्सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स which regulators want management to follow. As a result, a part of profit after tax is retained in a company, which is usually reflected in the general reserve. These retained profits are internal accruals of the company. Very important, ठीक है। internal accruals की definition है, definitely एग्जाम में पूछी जा सकती है। What is internal accrual? तो ये एक तरीके का पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो कि कंपनी में रिटेन किया जाता है, ठीक है। मतलब जब कंपनी का जब प्रॉफिट होता है तो वो सब अब गवर्नमेंट के सब टैक्स जो भी कॉर्पोरेट टैक्स सब देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसका कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास एक फॉर्म में रखती है जिसे आप कहते हैं जनरल रिजर्व। इसी को कहते हैं जो कि ऐसे प्रॉफिट जो कि कंपनी अपने खुद के पास रिटेन करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उसी को कहते हैं इंटरनल एक्रूअल्स, ठीक है। दे अराइज आउट ऑफ कैश प्रॉफिट्स, ठीक है। जो कैश प्रॉफिट्स है उसके अलग ही ये होता है, इसी को पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नॉन कैश प्रॉफिट्स चार्ज टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन फॉर्म ऑफ प्रोविजन और रिजर्व एंड डेप्रिसिएशन चार्ज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम आगे देखेंगे डिटेल में कि ये सब चीज़ें क्या है। तो इंटरनल जो एक्रूअल्स है ये तीन टाइप के होते हैं। एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से वो लोग डिडक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरनल एक्रूअल। फिर नॉन कैश प्रॉफिट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि, और डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये तीनों साइड से जो भी अमाउंट आता है वो एज ए इंटरनल एक्रूअल के फॉर्म में जनरल रिजर्व में स्टोर हो जाता है। इफ़ द कंपनी हैज़ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज कैश्ड आउट, ओके, द सेम विल बी रिड्यूस द रिटेन अर्निंग्स। लेकिन अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स है ऑन विच डिविडेंड इज कैश्ड आउट, जिनके ऊपर उनको डिविडेंड देना है, तो वो केस में रिटेन अर्निंग कम हो जाएंगे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में उनको देने पड़ते हैं प्रॉफिट्स, ओके। डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एक्रूअल एज इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द कैश बैलेंस अवेलेबल टू कंपनी इवन दो इट डज नॉट अफेक्ट द जनरल रिजर्व एंड देयरफॉर इट कैनॉट बी यूज फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड और इशू ऑफ बोनस शेयर्स। देखिए बेसिकली क्या होता है,
जो डेप्रिसिएशन होता है ना अमाउंट का, जो वैल्यू का, तो उसमें क्या होता है, जिस पर्सन का पैसा इन्वेस्टेड है उसका अमाउंट तो कम हो जाता है, लेकिन जो अमाउंट, सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, मैंने किसी शेयर में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट की, अमाउंट डेप्रिसिएट हो गया, तो वो अमाउंट कितना हुआ, 90 रुपीज़। तो अगर मैं वो शेयर निकालती हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 90 रुपीज़ ही मिलेंगे। लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट का 100 रुपीज़ था उसमें से जो 10 रुपीज़ डेप्रिसिएशन हुआ था, वो पैसा कहाँ चला गया, वो पैसा चला गया कंपनी के इंटरनल एक्रूअल्स में, कंपनी के जनरल रिजर्व में, जो कि कंपनी आपके बोनस शेयर्स में, ठीक है, आपके कैश बैलेंस में नहीं दिखाएगी, ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, कंपनी का अपना अंदर का प्रॉफिट। ओके, मतलब जो अमाउंट डेप्रिशिएट होता है, जो कि होल्डर को तो नहीं मिलेगा, शेयर होल्डर को, लेकिन वो पैसा रहेगा रिटर्न किसके पास, कंपनी के ही पास, ठीक है। और वो पैसा कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में भी नहीं दिखा सकती और बोनस शेयर के फॉर्म में भी नहीं दिखाती, तो वो कहाँ वो डाल देती है, रिजर्व, जनरल रिजर्व्स में। इंटरनल एक्रूअल कैन ऑल्सो इंक्लूड अदर रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ करंट प्रॉफिट्स बट पोस्ट टैक्स। ओके, तो टैक्स भरने के बाद भी जितने प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से भी कुछ हिस्सा कंपनी एज ए इंटरनल एक्रूअल, मतलब अपने रिजर्व में डाल सकती है। दीज रिजर्व सच एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व फंड एंड अदर मैंडेटरी रिजर्व्स अंडर सर्टन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एज मे बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो ऐसे और कौन से फंड्स है जहाँ से इंटरनल एक्रूअल कंपनी कर सकती है। पहले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, नॉन कैश प्रॉफिट्स थे, फिर डेप्रिसिएशन से आता था, और कौन सा था, और था डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व फंड और अदर मैंडेटरी रिजर्व्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन as may be applicable cannot be utilized or free or general reserves until transferred to the free reserve after expiry period or before the fulfillment of laid down conditions as the case may be। तो ये सब फंड से वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरनल एक्रूअल्स में, मतलब बेसिकली कंपनी के अपने खुद के प्रॉफिट के रिजर्व में। इंटरनल एक्रूअल्स और प्लॉक बैक प्रॉफिट्स belong to the equity holders and become equity if they are converted into the bonus share for which regulations exist। देखिए, ऐसे इंटरनल एक्रूअल्स और ऐसे प्लॉक बैक प्रॉफिट्स जो कि इक्विटी होल्डर्स को बिलोंग करते हैं, बट वो इक्विटी बन जाते हैं अगर वो बोनस शेयर्स में आप उसे कन्वर्ट कर देती हो। मतलब जब टैक्स भरने के बाद जो भी कंपनी का प्रॉफिट आता है जो कि इक्विटी के फॉर्म में होता है, अगर आप उसको बोनस शेयर के केस में एज़ पर रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशन है उसके हिसाब से अगर आपने वो प्रॉफिट को बोनस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया तो आप उसे इंटरनल एक्रूअल्स में नहीं डाल सकते, फिर आपको वो शेयर होल्डर्स को बेसिकली देना पड़ता है, वो इट बिलोंग्स टू इक्विटी होल्डर्स। ओके, तो अभी देखते हैं जल्दी से क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी है इंटरनल एक्रूअल्स के, ठीक है। एडवांटेजेस, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ इंटरनल एक्रूअल्स एक्सेप्ट एज मेंशन अबाउ, ठीक है। ऐसे कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो भी ऊपर मेंशन किए, उसके अलावा कुछ भी ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कौन से फंड से आपको कहाँ से इंटरनल एक्रूअल्स करने हैं। देयर कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म पर्पज, दोनों टर्म्स के लिए यूज़ हो सकते हैं। इंटरनल एक्रूअल्स डू नॉट हैव एनी कॉस्ट फॉर यूज़ और सर्विसिंग, उसके लिए कुछ भी एक बार कंपनी ने अपना ऐसा जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया इंटरनल एक्रूअल का, तो उसके लिए कुछ भी उनका कॉस्ट नहीं रहता, सर्विसिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ यूज़ नहीं रहता। इंटरनल एक्रूअल्स आर रेडी अवेलेबल, वो रेडीली अवेलेबल भी हो सकते हैं, कभी भी उनको लिक्विडेट वो कर सकते हैं। वही दिया है आगे कि दे कैन बी यूज द लिक्विड फॉर्म, ओके, and these remain invested. The use or availing of internal accruals does not change the ownership structure or the results in the dilution of control। तो अगर ये इंटरनल एक्रूअल्स के फंड अगर यूज़ भी करती है कंपनी तो इससे किसी की ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। देयर इज़ नो कॉस्ट फॉर रेजिंग दिस फंड, और ये फंड्स को अगर रेज करना है तो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बैठती। तो ये थे एडवांटेजेस। अभी देखते हैं इंटरनल एक्रूअल्स के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। Just because internal accruals are readily and easily available, there is a tendency of indiscriminate application of the retained earnings। तो easily available है तो लोग उसे कभी भी निकाल सकते हैं, मतलब जो भी कंपनी के ओनर्स हैं। The cost of these funds really higher because they represent undeclared dividend, क्योंकि एक तरीके का अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड है तो उसकी कॉस्ट हायर ही हो जाएगी ना, क्योंकि ऑब्वियसली ओनर खुद के लिए ज़्यादा पैसा साइड में रखने की कोशिश करेंगे, तो और ये अनडिक्लेयर्ड होता है। रिटेन अर्निंग्स आर डेप्रीवेशन ऑफ डिविडेंड एंड ओवर यूज ऑफ सच अर्निंग्स में हर्ट द शेयर होल्डर्स, पर्टिकुलर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। मतलब ये जो रिटेन अर्निंग्स है कंपनी ने खुद के पास रखे हैं, ये डिप्राइव्ड ऑफ डिविडेंड है, मतलब ये डिविडेंड
ये जो रिटेन अर्निंग है इस पर किसी को डिविडेंड, किसी को प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है, तो ओवर यूज़, ये एसेस अर्निंग का जो ओवर यूज़ है, जो तो वो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है जिनका ज़्यादा शेयर नहीं है उनके लिए एक तरीके का डिसएडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने पैसा तो इन्वेस्ट किया लेकिन उनको उतने फॉर्म में रिटर्न नहीं मिला। द कंपनी कैनॉट बिल्ड अ गुड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड रिजल्टिंग इनटू लेसर इंटरेस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन पब्लिक। ठीक है, तो ऐसा पैसा जिसका डिक्लेरेशन ही नहीं है जिसका डिविडेंड का, तो कंपनी इसकी वजह से एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाती कि कहाँ कितने पब्लिक ने कितना पैसा अच्छे से इन्वेस्ट किया और उनको कितना रिटर्न देना चाहिए। तो ये है डिसएडवांटेजेस। और भी कुछ है डिसएडवांटेजेस। सेफर कवर प्रोवाइडेड बाय रिटेन अर्निंग इज रिड्यूस बाय यूज ऑफ इट। ठीक है, द ईज ऑफ यूज एंड लो कॉस्ट एलिमेंट रिड्यूसेस the management to lock up the funds in the project which may not be as scrutinized as one undertaken with IPO proceeds or borrowed for this hurts the equity holders। मतलब क्या है कि इजीली ये फ़ंड को यूज़ किया जा सकता है और कुछ भी यूसेज कॉस्ट नहीं है। तो उसकी वजह से होता क्या है, ये जो फंड्स है ये ऐसे अलग और आगे फंड्स में कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है इजीली, जिनका कुछ भी IPO नहीं है, कुछ फिक्स्ड उनका डेटा नहीं है। उसकी वजह से होता क्या है कि अच्छे से ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाते क्योंकि ये ऑलरेडी अनडिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स इंटरनल एक्रूअल्स क्या होता है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, कहाँ कहाँ से इंटरनल एक्रूअल्स कंपनी कर सकती है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अभी जल्दी से देखते हैं प्रेफरेंस कैपिटल क्या है। देखिए स्टूडेंट, प्रेफरेंस कैपिटल क्या है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच प्रोवाइड्स लेसर रिस्क टू द इन्वेस्टर्स कंपेयर टू दैट विच इज टेक्स इक्विटी इन्वेस्टर। इक्विटी इन्वेस्टर से लेस रिस्की है। एज नेम सजेस्ट होल्डर गेट्स अ प्रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एज वेल एज पेमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। तो जब होल्डर को प्रेफरेंस मिलता है, इसीलिए तो इसको प्रेफरेंस कैपिटल बोलते हैं ना। जब ये लिक्विडेट करता है तो जब इसको जो डिविडेंड देना रहता है एज कम्पेयर टू इक्विटी होल्डर, जो प्रेफरेंस कैपिटल होल्डर है ना उसको प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर एनी इन्वेस्टर। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको पहला प्रेफरेंस मिलता है। इट इज़ अ कॉस्टली रिस्क कैपिटल बिकॉज it is not as safe as secured debt which get repayment priority over the preference share in case of liquidity of the company। तो लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर को भी प्रेफरेंस नहीं मिलता, तो सिक्योर डेट वाले जो है उनको पहला प्रेफरेंस मिलता है इन केस ऑफ लिक्विडेशन, फिर सेकंड प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है और फिर थर्ड वाली मिलती है किसको है, इक्विटी कैपिटल को, इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विडेशन द होस्ट ऑफ रेगुलेशन विथ रिगार्ड टू द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट। ठीक है, इसके लिए भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं वो जिसको फॉलो करने पड़ते हैं। इफ़ द लिक्विडिटी इज कॉमन स्टॉक, सॉरी इफ़ द इक्विटी इज कॉमन स्टॉक प्रेफरेंस शेयर इज प्रीफर्ड स्टॉक। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हो अगर इक्विटी कॉमन स्टॉक है तो प्रेफरेंस शेयर प्रीफर्ड स्टॉक है। तो जब कभी लिक्विडेशन होगा कंपनी का तो प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले मिलेगा जो भी है। ठीक है, उसके बाद में मिलेगा इक्विटी वालों को। अभी देखते हैं क्या क्या मेन फीचर्स है। ठीक है, प्रेफरेंस कैपिटल के, इट इज़ अ स्टॉक विच इज़ प्रीफर्ड ओवर इक्विटी शेयर विथ रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ लिक्विडेशन। अभी हमने देखा प्रेफरेंस मिलता है। अनलाइक इक्विटी कैपिटल डिविडेंड रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स जस्ट लाइक डिबेंचर। तो जो डिविडेंड रेट है, जितना प्रॉफिट का रेट उनको मिलेगा प्रेफरेंस शेयर का, वो फिक्स रहता है जैसे कि डिबेंचर्स में भी रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। जनरली स्पीकिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड if distributed profits are available and hence dividend distribution is not obligatory like equity capital। जैसे कि इक्विटी कैपिटल में कंपलसरी रहता है, जितने शेयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया उतने शेयर में उनको इक्वल प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऐसा इसमें कंपलसरी नहीं है। लाइक इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट एंड हेंस द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉन और टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। देखिए जैसे कि इक्विटी कैपिटल में आप टैक्स भरने के बाद डिविडेंड पे करते हो, प्रॉफिट पे करते हो, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स में भी होता है। इसीलिए जो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो भी नॉन डिडक्टिबल एक्सपेंस है, टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि टैक्स देने के बाद ही आप दोगे ना, तो वो उसमें आपको टैक्स का एग्जाम्पशन कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर नेक्स्ट है देयर आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वेयर द डिविडेंड इज गारंटीड। लेकिन ऐसे कुछ प्रेफरेंस शेयर्स है जहाँ पे डिविडेंड गारंटीड है, और वो कौन से हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इन अदर वर्ड्स if in a year a company does not have enough profits to declare a dividend, it is accumulated to the credit of the shareholder and paid when the subsequent year distribution surplus available। मतलब क्या है, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके केस में अगर किसी एक साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, जो जितने प्रॉफिट के पॉइंट्स हैं ना वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास रखेगा, और अगले साल जब भी अगले आने वाले साल में उसका प्रॉफिट होगा ना तो उसको वो पॉइंट्स के हिसाब से उसको प्रॉफिट
दे देगा, ठीक है। redeemable preference shares are those which get repaid as a form of issue under the current provisions of Companies Act 2013. Companies limited by shares are prohibited from issuing the preference shares and are not redeemable. तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, जो कि आप रिडीम कर सकते हो, रीपे कर सकते हो, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंडर ऐसे शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, जिनके कंपनीज जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, उनको प्रोहिबिट किया है फ्रॉम इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल। तो नॉट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं इशू कर सकते अंडर कंपनीज एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूछा जाने के पूरे चांसेस है स्टूडेंट्स की रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन इश्यू नहीं कर सकता, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स अंडर कंपनीज एक्ट। ओके, ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिडीम विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स। अगेन इंपॉर्टेंट, तो क्या रिडीम्शन पीरियड होना चाहिए, 20 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। and a redemption has to be made out of profits or out of proceeds for a fresh share issued for such redemption purpose. However, in case of banks, perpetual debt has been issued, ठीक है। तो 20 साल से ज़्यादा redemption period नहीं होना चाहिए। Preference shareholders have limited rights to participate in voting only on some of the resolution as specified in the Companies Act 2013. तो जो preference shareholders है उनको limited rights दिए हैं कि वो वोटिंग राइट में, जो वोटिंग होता है कंपनीज़ के अलग अलग डिसीजंस में, उसमें वो पार्टिसिपेट करें अंडर कंपनीज एक्ट 2013, वेयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज़ नॉट बीन पेड फॉर 2 years और मोर। सच शेयर होल्डर गेट अ राइट टू वोट फॉर ऑल द कंपनी रेजोल्यूशन। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर एक डिसीजन में वोटिंग का राइट नहीं मिलता, लेकिन अगर उनको जो भी डिविडेंड है वो 2 साल से ज़्यादा, 2 या 2 साल से ज़्यादा अगर उनको कंपनी ने डिविडेंड मतलब प्रॉफिट नहीं पे किया है, तो वो ऐसे शेयर होल्डर्स को कंपनी के सभी रिजोल्यूशंस में वोटिंग करने का राइट मिलता है अंडर कंपनीज एक्ट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि कौन से केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट मिलता है, सभी तरीके के वोटिंग्स में, जब उनका डिविडेंड 2 साल या उससे ज़्यादा के टाइम के लिए कंपनी पे नहीं कर रही है। तो आपको शायद लग रहा होगा कि हम यहाँ पे BRBL लॉ का ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। नहीं स्टूडेंट्स, ये हम ABFM पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको कई सारे बिजनेस के लॉज भी देखने हैं, ठीक है। इसीलिए तो इसको फाइनेंशियल और बिजनेस मैनेजमेंट ऐसा नाम दिया है। ओके, तो आगे देखते हैं कि क्यों कंपनीज प्रिफर करती है, ठीक है। वाई कंपनीज रेज प्रेफरेंस कैपिटल एंड रीज़न वाई नॉट। तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, वो देखते हैं क्या है। देखिए, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फंड फॉर वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड अप टू 20 years। इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पीरियड कैन इवन बी मोर देन 20 years। देखिए, जो प्रेफरेंस कैपिटल है, जो भी कंपनी रेज कर रहा है फंडिंग, वो लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल तक के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फंड्स है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए वो 20 साल के ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो क्या पीरियड होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, ठीक है, 20 साल तक, और इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 20 साल से ज़्यादा। मोस्ट सच सिक्योरिटीज़ आर प्राइवेटली प्लेस, ये प्राइवेटली प्लेस्ड है। देयर आर नो कंपल्शन टू पे डिविडेंड अनलेस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड। तो आपको डिविडेंड देने की ज़रूरी नहीं है शेयर होल्डर्स को जब तक वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करते, ठीक है। देन द रिकरिंग कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज फिक्स एंड इज़ नोन बिफोर हैंड अनलाइक डिविडेंड ऑन इक्विटी। तो जो आप उनको डिविडेंड देने वाले हो, जितना प्रॉफिट आप देने वाले हो, रिकरिंग मतलब हर महीने में या हर साल में, जैसे भी फॉर्म में आपने दिया है, या क्वार्टरली, तो वो फिक्स रहता है, जैसे कि इक्विटी में भी रहता है। तो चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो, आपको फिक्स अमाउंट ही देना है। द करंट ओनर्स डू नॉट हैव टू डाइल्यूट देयर इक्विटी होल्डिंग, दे हेंस दे रिटेन देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, ठीक है। तो जब वो प्रेफरेंस कैपिटल इशू करते हैं, तो जो एक्चुअल ओनर्स है उनको अपना जो भी इक्विटी है उसका मतलब वो लोगों का उसमें उनका जितना हिस्सा है उसका शेयर चेंज नहीं होता, वो उतना ही % रहता है। ना कि उनको डाइल्यूट करने की ज़रूरत है, ना उनको अपना कंट्रोल किसी और को ये करने की ज़रूरत है, मतलब उनका जो प्रेजेंट कंट्रोल है वो उतना ही रहेगा। अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस कैपिटल लेती है, तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, या जो कंपनी के ओनर्स है, प्रमोटर्स है, ओरिजिनली जिन्होंने स्टार्ट किया, उनके लिए ये तो बहुत फ़ायदे की बात है, क्योंकि अगर उनको सामने से प्रेफरेंस कैपिटल मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उनका हिस्सा उतना ही रह रहा है, उनका इक्विटी उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, उनको पैसा भी मिल गया और उनका कंट्रोल भी कम ज़्यादा नहीं हुआ।
फिर नेक्स्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ ऑफ अ कंपनी एंड हेंस इट हेल्प्स इंप्रूविंग डेट इक्विटी रेशो, ठीक है। तो जो भी पैसा प्रेफरेंस कैपिटल के फॉर्म में मिलता है वो कंपनी का नेटवर्थ बन जाता है, तो कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशो है वो इम्प्रूव होता है। एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स अनलेस कंपनी स्किप्स द डिविडेंड फॉर 2 और ईयर्स गिव्स कंफर्ट टू मैनेजमेंट। देखिए, अगर कंपनी ने 2 या 2 साल से ज़्यादा के टर्म तक अगर उनको डिविडेंड नहीं दिया तो उनको वो सब केस में वोटिंग राइट मिलता है ना। अगर कंपनी रेगुलरली उनको डिविडेंड दे रही है एज प्रॉमिस्ड तो वोटिंग राइट देने की भी जरूरत नहीं और फंड भी मिल गया, तो मैनेजमेंट इज कंफर्टेबल इन सच केस। नो सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर अनलाइक इन केस ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। जैसे कि डिबेंचर्स है, मतलब डिबेंचर्स के केस में जैसे कि सिक्योरिटी मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिक्योरिटी की कुछ भी गारंटी नहीं है। हाउएवर देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ती ना, तो ये प्रॉफिट किसका है, कंपनी का, ठीक है। हाउएवर देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स, अभी देखते हैं ड्रॉबैक्स भी क्या क्या है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इंटरफेरेंस इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर मोर देन 2 ईयर्स। अगर कंपनी 2 साल से ज़्यादा तक डिविडेंड उनको शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं देती है तो हर एक चीज़ में वो इंटरफेयर करेंगे, उनका वोटिंग राइट बनेगा, ठीक है। फिर डिविडेंड पेड इज़ नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंस विच इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फंडिंग, मतलब ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है ना, टैक्स भरने के बाद आप डिविडेंड पे करोगे तो वो भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा कंपनी को। रिडेम्पशन रिजर्व्स आर टू बी क्रिएटेड लीडिंग टू लोअर रिटेन अर्निंग्स विच इन टर्न में अफेक्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल आउट ले प्लान्स टू बी फंडेड आउट ऑफ इंटरनल एक्रूअल्स। मतलब क्या है कि जो रिडेम्पशन रिजर्व्स है, मतलब क्या, देखिए रिडेम्पशन रिजर्व होता क्या, पहले वो समझे स्टूडेंट्स। सपोज कुछ लोगों ने अपना पैसा एज अ प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में इन्वेस्ट किया, तो अभी ऐसा है कि वो कभी भी चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़े। तो वो केस में अगर कंपनी सभी वो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, वो कहीं इन्वेस्ट कर दे तो क्या वो रीपेमेंट कर पाएगा? नहीं। तो जब शेयर होल्डर रिडीम करेंगे अपने शेयर्स तो उनको इमीडिएटली मनी देने के लिए, मतलब इमीडिएटली मतलब एटलीस्ट 3-4 डेज़ में या 2-3 दिन में उनको पैसे देने के लिए कंपनी को अपना रिडेम्पशन रिजर्व हमेशा मेंटेन करना पड़ता है फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जो प्रेफरेंस कैपिटल, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उनको जब भी चाहे वो अपना अगर पैसा निकालते हैं तो वो पैसा उनको वापस करने के लिए एक रिडेम्पशन रिजर्व लगता है, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, जो कंपनी का रिटर्न अर्निंग है वो कम हो जाता है। जो उनके पास एक्चुअल कैपिटल है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, आगे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कर सकते हैं या अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, उसका स्कोप उनके पास कम बचता है क्योंकि उनको रिडेम्पशन रिजर्व लेना पड़ता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स फीड साइडलाइन व्हेन प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड पे आउट इज़ गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। देखिए, जब टैक्स डिडक्ट करने के बाद जब डिविडेंड देने की बारी आती है, डिविडेंड पे आउट होता है, जब प्रॉफिट देने की बारी आती है तो पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि हमें तो साइड में रख दिया। इन केस ऑफ लिक्विडेशन दीज शेयर होल्डर्स गेट प्रायर चार्ज ओवर द रेसिडुअल असेट्स कंपेयर टू द इक्विटी। वही मैंने बोला कि जब लिक्विडेशन भी होता है तभी भी इन्हीं को प्रेफरेंस मिलता है, जब डिविडेंड देना होता है तभी भी इन्हीं को प्रेफरेंस मिलता है, किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कॉन्टीजेंसी ऑफ वोटिंग राइट डिवोल्यूशन टू दिस शेयर होल्डर्स क्रिएट्स अनसर्टेनिटी एंड एप्रहेंशन इन द माइंड ऑफ मैनेजमेंट। मतलब देखिए, कॉन्टीजेंसी ऑफ वोटिंग राइट डिवोल्यूशन मतलब गिविंग ऑफ पावर टू समवन एल्स, ठीक है। तो जब अगर 2 साल से ज़्यादा के टाइम में अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो वो केस में क्या होता है, कंपनी के हर एक रिजोल्यूशन में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो इक्वल राइट प्ले करेगा, अपना वोटिंग राइट। तो वो केस में क्या होगा, अपना इक्वल वोटिंग राइट देगा। तो एक तरीके की अनसर्टेनिटी और एप्रहेंशन हो जाता है मैनेजमेंट के माइंड में कि जब ये इंसान को वोटिंग राइट मिलेगा या ये शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलेगा तो वो कंपनी के फेवर में देगा या वो अपने हिसाब से वोट करेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। आज का लेक्चर हम यही पे एंड करते हैं स्टूडेंट्स। जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट जिसमें हम टर्म लोन्स देखेंगे क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, डिबेंचर्स क्या होता है, फिर अल्टरनेट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज क्या होती है, जिसमें प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम आगे वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए। ये फर्स्ट पार्ट था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि सभी वीडियोज़ आपको फर्स्ट मिले। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप की चैनल की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो ताकि सभी की एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और हमारी कोशिश यही रहेगी आपके एग्ज़ाम के पहले, जो कि आपकी जून 2023 की CIB की एग्ज़ाम होने वाली है, उसके पहले आपका मैक्सिमम पोर्शन जो कि हाईएस्ट वेटेज वाला है फ्रॉम दीज
सब्जेक्ट्स वो कवर हो ताकि आपकी एग्ज़ाम क्लियर होने में मदद हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।